वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निशांत। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्लास 10 का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप करने वाले हैं। इससे पहले मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया पे वीडियो बना चुका हूँ, तो ये कुछ उससे ही मिलता जुलता हमें नज़र आएगा। जितना भी हमने नेशनलिज्म का बात किया, नेशन स्टेट्स, ये सब जो बात किया, तो ये इमर्जेंस हुआ कहाँ से? तो ये सब का इमर्जेंस यूरोप में ही हुआ था। और सबसे पहले जो रेवोल्यूशंस लोगों ने किया वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ था। जो डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसा होता है, उसका एक इमेजिनेशन फेडरिक ने एक पेंटिंग बनाकर लोगों को दर्शाने की कोशिश की, और वहाँ से सबके दिलों पे इमर्ज होने लगा ये नेशनलिज्म का भावना और ये नेशन स्टेट्स। ठीक है, तो नेशनलिज्म जैसे मैंने पहले ही बता दिया क्या होता है कि एक राष्ट्र का भावना होना। ठीक है, वैसे ही नेशन स्टेट्स भी होता है कि हमारा एक नेशन हो। ठीक है, ये नहीं कि मेरा एक जो रीजन में रहता हूँ बस उतना ही, मेरा एक नेशन हो। जैसे भारत मेरा पूरा देश है, वैसे ही मेरा एक नेशन स्टेट्स हो। तो पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मोनार्क रूल था। तो मोनार्क रूल में जो एरिया में जिस किंग का रूल होता था वो एरिया उसका हो जाता था, दूसरे किंग का दूसरा एरिया तो उसका हो जाता था। लेकिन जो ये नेशन स्टेट्स की भावना आई, तो इसमें ये भावना थी कि जितने मोनार्क एरिया को कवर किए हैं वैसा ना हो, कि एक नेशन बने। जो जैसे कि इंडिया है, जैसे इंग्लैंड उभरा है, जैसे हम लोग रसिया देखते हैं। तो ये नेशन स्टेट्स के फीलिंग जो लोगों के अंदर आई, उसके बाद हम लोग इतने सारे कंट्रीज़ को आज देख रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हम लोग ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसमें क्विक रिवीजन करेंगे। तो जो नेशनलिज्म पहले ही बोला, 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म का आइडिया फैलने लगा, तो इसके कारण यूरोप के पॉलिटिकली और मेंटल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो हम लोग क्लास 9 में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम लोग को पता है, नेशनलिज्म का भावना वहाँ पे लोगों के अंदर फैलने लगा। तो उन्होंने वहाँ के मोनार्क के खिलाफ रेवोल्यूशन किया, जो 1789 को उन्होंने किया था, और मोनार्क को हटा दिया। और वहाँ पे क्या बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, लेकिन फिर 1799 में नेपोलियन आकर डिक्टेटरशिप फिर से वापस हासिल कर लेते हैं, और फिर नेपोलियन को भी हराते हैं ये लोग, क्योंकि नेपोलियन भी तानाशाही स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो ये कैसे हुआ। जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे, ये जो नेशनलिज्म की भावना है एक साथ यूनिटी में कैसे आए। तो सबसे पहले लोगों के अंदर आइडियाज़ ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन लोगों के अंदर आई। मतलब कि जैसे हम लोग अपने देश को क्या मानते हैं, भारत माता, वैसे ही वो लोग अपने देश को फादरलैंड की तरह मानने लगे, अपनी फादर की तरह। और वैसे ही वो मानने लगे कि हम लोग यहाँ के वासी हैं, सिटीजन्स हैं। नया फ्रेंच फ्लैग का इंट्रोड्यूस किया गया, जैसा मैंने पहले ही नेशनलिज्म इन इंडिया में ही लास्ट में ही समझाया था, कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रभक्ति की भावना जगाने के लिए नए नए सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, फिर ई स्टेट जनरल को इलेक्ट किया गया, नेशनल असेंबली बनाया गया, जैसा बोला कि रेवोल्यूशन करके मोनार्क को हटाया गया, तो उसके बाद ये सब हुआ था। ठीक है, नई शपथ ली गई, नई नई बातें हुई, फिर सेंट्रलाइज्ड किया गया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। फिर जितने भी देश के अंदर कस्टम ड्यूटीज़ थे, ड्यूज़ थे, उन सबको बंद कर दिया गया। मतलब कि देश के अंदर कोई भी सामान कहीं से भी दूसरे जगह जाना रहता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, तो वो सबको बंद कर दिया गया। ठीक है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स को लाया गया। ठीक है, और फ्रेंच को वहाँ का कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। अब नेपोलियन के रूल में क्या क्या चेंजेस आए वो देखते हैं। तो नेपोलियन रूल किए थे 1799 से 1815 तक। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट नेपोलियन का चेंज है जो हम लोग को याद रखना है, वो है सिविल कोड ऑफ 1804। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या चेंजेस आए, इसमें ये चेंजेस आए कि जितने भी लोग हैं वो सारे लॉ के सामने इक्वल हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो एरिस्टोक्रेसी से है। एरिस्टोक्रेसी मतलब
वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर लोग हैं या फिर वो लोग ऊंचे क्लास वाले लोग हैं, उससे बिलोंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा प्रिविलेज्ड मिलेगा। ठीक है, तो वो सबको ख़त्म कर दिया गया। फिर सेकंड, सबको राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर को सिंप्लीफाई कर दिया गया, जैसे कि ऊपर में ही मैंने बताया, वेट, स्टैंडर्ड वेट लाया गया, यानी एसआई यूनिट जो अभी हम लोग जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट फ्यूडल सिस्टम को बंद कर दिया गया, यानी जो फ्यूडल सिस्टम में टैक्स लिया जाता था वो सब बंद हो गया। फिर जितने भी पीजेंट्स थे उनके मैनोरियल ड्यूज़ को माफ़ कर दिया गया। ठीक है, फिर गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो थे उसको हटा दिया गया। अब ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन क्या होता है? ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शन ये होता है कि ये एक मतलब कि एक जैसे कि एक मार्केट है, उसके अंदर जितने भी बिजनेसमैन हैं अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई नया अगर आता है वहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तो उसे वो लोग नहीं करने देते हैं, क्योंकि उनका एक समूह ग्रुप बना हुआ रहता है जिसके कारण उनको परमिशन लेना पड़ता है। अब बिना परमिशन से कोई नया आदमी वो काम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो उसको भी हटाया गया। फिर ट्रांसफ़र और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। ठीक है, तो अब इतने सारे अच्छे काम हुए नेपोलियन के समय में, तो फिर नेपोलियन को हटाने का ज़रूरत क्या पड़ा, रेवोल्यूशन क्यों हुआ? तो वो इसीलिए था क्योंकि नेपोलियन जब आए तो वो पॉलिटिकल फ्रीडम जितने भी लोगों का था वो उसे छीन लिए थे। कैसे? तो वो सेंसरशिप लगा दिए थे, मतलब कि नेपोलियन के ख़िलाफ़ आप कुछ भी न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते, मैगजीन में, या फिर कोई भी न्यूज़ उनके ख़िलाफ़ नहीं दिखाया जा सकता। वो सब कुछ चेक किया जाता था, टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, यहाँ तक कि नेपोलियन ज़्यादा से ज़्यादा फिर टेरिटरी को पर कब्जा करने लगे, और उसके लिए जो सिपाही का ज़रूरत पड़ता था तो वो ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करने लगे, जिसके कारण उनके खिलाफ फिर रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो जितने भी यूरोप में स्टेट्स हैं उनका कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं था। तो अब ये जो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे आई वो देखना है हम लोग को। तो जैसे कि इंडिया में हम लोग नेशनलिज्म इंडिया पहले ही पढ़ा, तो हमने देखा इंडिया में भी नेशनलिज्म का जो भावना है, देशभक्ति का जो ये भावना था, लाना बहुत ही मुश्किल का था, क्योंकि यहाँ पे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट कास्ट के थे, डिफरेंट रिलीजन के थे, तो वहाँ पे भी वैसा ही था। वहाँ पे भी किसी का कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं था, सबका अपना अपना कल्चर था, अपना लैंग्वेज था, अपने रिलीजन से बिलोंग करते थे, तो इतना इजी नहीं था। तो ये आखिर हुआ कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, हंगरी के जो आधा पॉपुलेशन थे वो मैग्यार बोलते थे, और वही आधे पॉपुलेशन डायलेक्ट्स, और कुछ लोग गैलिसिया बोलते थे, और कुछ लोग जो गैलिसिया पीपल थे वो लोग पॉलिश बोलते थे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, तो इतना इजी नहीं था ये नेशनलिज्म का भावना इमर्ज होना। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। तो द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूरोप का एक सोसाइटी को देख लेते हैं। ठीक है, मतलब कि सोसाइटी में कौन कौन से क्लास पहले थे। तो सबसे पहले वहाँ पे जो क्लास एग्जिस्ट करता था तो वो थे एरिस्टोक्रेसी, और दूसरा था पीजेंट्स। ठीक है, उसके बाद नई इमर्जेंस हुआ था न्यू मिडिल क्लास का। ठीक है, और ये इन्हीं का इमर्जेंस के कारण जो ये नेशनलिज्म का भावना है सबसे पहले इन्हीं के अंदर आया और इन्हीं से स्प्रेड होना शुरू हुआ। ठीक ना? तो ये जो एरिस्टोक्रेसी ये कैसे लोग थे, तो ये लैंड ओनिंग क्लास थे। ठीक है, ये फ्रेंच बोलते थे, ये नंबर्स में बहुत कम थे, और ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। कैसे? कि उनकी बेटी उनसे शादी हो गया, यानी मैरिजेस के द्वारा सब कोई एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, दूसरा था पीजेंट्री, जितने भी वहाँ के मेजर पीपल थे यूरोप के वो लोग क्या थे, पीजेंट्स थे। और फिर मिडिल क्लास, ये जो इमर्जेंस हुआ है नए मिडिल क्लास का, ये कैसे हुआ? तो हम लोग को जैसे पता है सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ आना कहाँ पे शुरू हुआ था यूरोप में, हम लोग को पता ही है, इंग्लैंड।
तो वहाँ पे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, आप वहाँ देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा तो वहाँ से नई क्लास का इमर्जेंस हुआ, क्योंकि लोग अपने आप से अर्निंग करने लगे। तो वहाँ पे इमर्जेंस हुआ मिडिल क्लास का। तो ये कैसे लोग थे? तो ये कॉमर्शियली ठीक थे, मतलब कि इनका क्या था, कॉमर्शियली ये काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ में जाकर कमाते थे, इनके बच्चे अच्छे एडुकेटेड थे, ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। और इन्हीं के अंदर ये जो नेशनलिटी का भावना है ये बहुत पॉपुलर होने लगा, ठीक ना। तो तो इनके अंदर एक भावना आई कि जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, कोई भी क्लास के हो, वो ऐसा नहीं है कि अगर वो एरिस्टोक्रेसी में अगर कोई बर्थ लिया है तो उसको बर्थ से ही प्रिविलेज्ड मिले, ऐसा कोई बात नहीं है। सबको इक्वल है, सबको एक तरह से ट्रीट करना चाहिए। ये भावना किसमें इमरजेंस हुई? ये मिडिल क्लास पीपल में हुई, ठीक है। तो इनका ये लिबरल लोग थे, तो लिबरल नेशनलिज्म इनमें जो डेवलप हुआ, तो इनका सेंस क्या था पॉलिटिकली? अगर हम लोग सेंस देखें तो लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम, कि जितने भी लोग हैं लॉ के सामने बराबर हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जितने भी ऑटोक्रेसी और क्लरिकल प्रिविलेज थे उनको बंद करने का मांग होने लगा, ठीक है। और जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थे वो सब पार्लियामेंट सेटअप्स करने का मांग होने लगा। और इकोनॉमिक स्फीयर में अगर हम लोग लिबरलिज्म समझते हैं तो इकोनॉमिक्स यानी मार्केट से जुड़ा हुआ, तो वहाँ पे लिबरलिज्म का मतलब है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे इक्वली सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो लोग बिजनेस कर सकें, ठीक है। और साथ ही उनके जो गुड्स और कैपिटल है उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, उनको फ्रीडम दिया जा सके, ठीक ना। तो इसके लिए ही मिडिल क्लास वालों ने क्या ग्रुप बनाया? जॉल्वरिन, ठीक है। मिडिल क्लास वालों ने ही मिलकर ये ग्रुप बनाया था जिसका नाम है जॉल्वरिन, जिसने क्या किया, जितना भी टैरिफ बैरियर्स था, टैरिफ बैरियर्स मतलब होता है कि अगर आपका कोई सिटी है तो उसी के अंडर जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, एक गांव से दूसरे गांव अगर सामान पहुंचाते तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ्स देने पड़ते हैं, यानी टैक्स देना पड़ता है, तो उसको बंद कर दिया गया। फिर जो बहुत सारे करेंसीज थे, कम से कम यूरोप में 20 से 30 करेंसीज उस समय हुआ करते थे, उसको कम करके 2 किया गया। और जितने भी रेलवे के नेटवर्क थे उनको और ज़्यादा बेटर किया गया, प्रमोट किया गया, ठीक है। तो इसी के बीच एक और नए क्लास का इमर्जेंस होता है, कैसे लोगों का? जो कंजर्वेटिज्म है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म लोग कैसे होते हैं? तो ये कंजर्वेटिव लोग मतलब ऐसे लोग जो जिनका सोच क्या है कि पुरानी चीज़ें, यानी जो हमारा पुराना रीति रिवाज, जो पुरानी बातें जो चलती आ रही है वही सबसे अच्छा है, ये जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनको नहीं अपनाने की सोच क्या हो जाती है? कंजर्वेटिव सोच हो जाती है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म लोगों का जब इमर्जेंस हुआ तो इनका मांग क्या था? तो इनका जो मांग था कि जो पुराने रीति रिवाज है उसको फिर से रीस्टोर किया जाए यूरोप में। तो ट्रीटी ऑफ वीना, यानी नेपोलियन को हराने के बाद जो ट्रीटी ऑफ वीना हुआ था 1815 में, तो कंजर्वेटिज्म लोगों ने क्या किया, जो मोनार्क रूल था उसको फिर से फ्रांस में रीस्टोर कर दिया। जैसे कि बार्बन डायनेस्टी को फिर से पावर दे दिया गया, यानी जो पैलेस जितने भी डायनेस्टीज़ वहाँ पे किंग बने हुए थे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, उनको फिर से पावर रीगेन दिया गया, उनको फिर से पावर वापस दिया गया, ठीक है। और फ्रेंच फिर उसके बाद नेपोलियन जब थे तो वो फ्रांस का को फ्रांस में क्या कर रहे थे, मैंने जैसे बोला ही, वो बहुत ज़्यादा सोल्जर्स के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा जगह को जीतने लगे थे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो फ्रेंच एरिया था उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बनाया गया कि फ्रांस को फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सपेंड ना किया जाए, ठीक है। फिर जर्मन कॉन्फेडरेशन को छोड़ दिया गया, उसको कुछ किया नहीं गया जो नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था। फिर
सबसे ज़्यादा मेन इंटेंशन जो था, मैंने पहले ही बोला कंजर्वेटिज्म का, कि वो पुराने सोच के थे, तो उनका मेन इंटेंशन यही था कि जो पुराना मोनार्क रूल चलता था वही बेटर था। तो वो लोग नेपोलियन को हटाकर मोनार्क रूल ले आए थे। ठीक है, तो मोनार्क रूल आने के बाद तो तानाशाही फिर से स्टार्ट हो गई, तो रेवोल्यूशन तो होना ही था। तो ये रेवोल्यूशनरीज आखिर कहाँ से हुआ, कैसे एस्टेब्लिश्ड हुआ? ठीक है, तो ये रेवोल्यूशनरीज में सबसे इम्पोर्टेंट जो बंदे का नाम आता है वो है गिसिप मेज़िनी। तो ये गिसिप मेज़िनी कहाँ के हैं? तो ये जिनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में। तो इन्हीं के अंडर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने जिन्होंने रेवोल्यूशंस किया और इटली को यूनिफिकेशन दिलाया, यानी इटली को एक साथ किया और आज़ादी दिलाई। ठीक है, तो ये आखिर हुआ कैसे? तो ये एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 के बीच में जो रेवोल्यूशंस हुए, तो ये उसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाया। तो इसमें हम लोग सीरीज़ और रेवोल्यूशंस देखेंगे। तो जुलाई 1830 में सबसे पहला रेवोल्यूशन हुआ। बारबन किंग जो फ्रांस के थे उनको हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश्ड किया गया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये होता है कि मोनार्क राजा तो है, लेकिन वो एक तरह से हेड नहीं है, पूरी तरह से पावर उसके हाथ में नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें लोग चुनते हैं कि ये हेड होगा, वो तो और सब कोई मिलकर सहमति से काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से निकाल दिया गया यानी बेल्जियम ने भी रेवोल्यूशन किया और वो लोग जो नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से बाहर निकले। फिर ग्रीस में भी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल होने लगा ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। फिर इतना रेवोल्यूशन के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वहाँ पे होता है 1832, जिसमें ग्रीस पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नेशन की तरह उभरते हैं। ठीक है, तो अब जो ये फीलिंग था नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स का फैलने का, तो ये इतना इजी तो नहीं था। ठीक है, तो ये आखिर फैला कैसा? ठीक ना, क्योंकि ये डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कल्चर है, सबका अलग अलग सब कुछ है, रिलीजन है। तो आखिर इनके अंदर में ये एक देशभक्ति की भावना कैसे आ गई? क्योंकि अगर हम लोग यूरोप की तरफ देखते हैं तो यूरोप उस समय में हम लोग जो जर्मनी अभी जानते हैं, जर्मनी, पोलैंड, ये सब जो देश का नाम जानते हैं, वैसा पहले कुछ नहीं था। सब एक दूसरे में बटा हुआ था। ठीक है, एक छोटे छोटे रीजन में, और हर एक छोटे रीजन में अलग अलग मोनार्क थे। तो आखिर ये कैसे हुआ? जर्मनी एक कंट्री के तरह कैसे उभर गया? पोलैंड एक कंट्री के तरह कैसे उभरा? तो ये इसमें यही नहीं हुआ, ये इतने आसानी से नहीं हुआ। जैसे कि मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ाया था कि उसमें अपने कल्चर का भी बहुत इस्तेमाल किया गया था, जैसे फोल्क सॉन्ग्स यानी हमारे लोकगीत, फिर नाटक का, फिर गानों के द्वारा बहुत सारा का इस्तेमाल करके ये लोगों के अंदर जो देशभक्ति की भावना जगाई गई थी, तो यहाँ पे भी उसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम उसे।